हाँ बेटा, एक बार कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन। सर्कल C1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट द ओरिजिन। C1 एक सर्कल है विद रेडियस 1 एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो सेंटर ओरिजिन, ये 0 1, ये 1 0, ये 0 -1 -1 0, एंड C2 भी अनदर सर्कल विद सेंटर 4 1। अब 0 1 से आगे चले, ये लाइन है y = 1, इस लाइन पे कहीं आएगा 4 1। तो 0 1 से 4 1 की दूरी कितनी है? 4, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस r है, तो रेडियस r है बेटा, अगर इस लाइन पे भी आप सोचोगे तो ये रेडियस ऐसा आएगा, ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? ये अगर रेडियस 3 है तो ये 1 1 तक जाएगा। तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों सर्कल कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, C1 C2, इसका रेडियस आपको पता नहीं है, बट रेडियस की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। रेडियस वेरिएबल है और वही फाइंड करना है, कुछ कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से। तो अगर आप पहले सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहोगे तो वो आ जाएगा x² + y² = 1, या x² + y² - 1 = 0। दूसरे सर्कल की आप इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा x - 4² + y - 1² एंड द टू सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। तो ये जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा x² + y², ध्यान से करना है। यहां से x का टर्म आएगा तो -2 × 4 × x, तो -8x, -2 × y × 1, तो -2y, +16 +1 17 -r² = 0। ये पहले सर्कल की इक्वेशन है C1 की, और ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जरूरी है, क्यों है आगे समझ में आएगा आपको। Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn। अच्छा, अब कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो। The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent SC touches C1 at S and midpoints of the segments are joined to form a line which meets x axis। तो आपने बेटा एक टेंजेंट लिया ऐसा, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरा आपने ये टेंजेंट ऐसा लिया, और आपने बोला कि इनके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया। तो ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, टू डिस्ट्रिक्ट PQ एंड ST। तो PQ टच कर रहा है C1 को P पे, और C2 को Q पे। ये दूसरा ST है, यहाँ पे S पे कर रहा है, यहाँ T पे कर रहा है, और दोनों के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, और ये लाइन मीट कर रही है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट बी। एक्स एक्सिस ये लाइन है जिसपे इसका सेंटर लाई कर रहा है और यहाँ जा रहा है, तो ये पॉइंट बी है। ठीक है, और आपको बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ए क्या है? ए इज दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल। तो आपको बेटा दिया हुआ है ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? √5। तो बेसिकली अगर आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, अगर बी पॉइंट आपको मिल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके √5 में डाल के आप कुछ कर सकते हो। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ r²। अब आपको यहाँ पे बस ये सोचना है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और ये और ये बराबर है। अब ध्यान दो, अगर दो सर्कल होते हैं और एक लाइन होती है जहां से जिसपे कोई पॉइंट आप लेते हो, उससे दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बराबर आ रहे हैं, तो वो क्या लाइन होती है बेटा? रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस फाइंड करने का तरीका क्या होता है? एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन माइनस कर दो, x² y² कैंसिल हो जाएगा, जो लाइन आएगी उसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो आपको बस इस क्वेश्चन में यही समझना था कि दिस लाइन इज रेडिकल एक्सिस। अगर ये समझ में आ गया तो दो लाइन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे पता लग रहा है कि इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर है, और अगर ये वाले पॉइंट ले रहा हूं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट भी बराबर है, और ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या होनी चाहिए? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस कैसे आता है? बड़ी वाली इक्वेशन में से दूसरी वाले इसमें से इसको माइनस कर दो, या चलो इसके ऊपर लिख लो x² + y² - 1 = 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x² कैंसिल होगा, y² कैंसिल होगा, ये -8x +8 बन जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और -1 ऊपर से वैसे ही आ जाएगा। तो लाइन आएगी 8x + 2y - 17
प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस में उठा के आपको ऐसे डालना है, इज इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन आ गई 8x प्लस 2y माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन मीट कर रही है एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे, तो अब आपको बी पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएगा। एक्स एक्सिस का मतलब है वाई की वैल्यू 0। अब वाई की वैल्यू 0 डालते हैं तो 8x आता है आर स्क्वायर, सॉरी 18 माइनस आर स्क्वायर, 18 जाके प्लस 18 बन जाएगा उधर, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो एक्स ये आ जाता है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 कॉमा 0, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 कॉमा 1। आपको दिया हुआ है ए बी डिस्टेंस 5 के बराबर, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, √5 दिया हुआ तो ए बी स्क्वायर 5 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज 5। तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। अब 4 के बराबर आएगा तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। 8 4 सा 32, 32 में से इसको माइनस किया, 32 माइनस 18 प्लस आर स्क्वायर कितना आएगा, 32 माइनस 18 14, 14 प्लस आर स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर हटा देंगे तो आ जाएगा +-2। अब सॉल्व करके देखते हैं, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा इधर। तो अगर मैं +16 लेता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। अगर मैं -16 लूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी -16 माइनस 14 विच इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू -30 नॉट पॉसिबल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसका आंसर बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी जो हो जाएगा 2 के बराबर। समझ में आया? क्लियर है बेटा? बोलना पड़ेगा एक बार हम सब या कुछ? यस, गुड। चलिए समझ में आ गया सबको? इजी था सवाल, बस आपको ये पता लग रहा है कि ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेडिकल एक्सिस आ रही है। रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, पहले में से दूसरे को माइनस किया, लाइन आ गई, बस ये काम करना था। यहाँ से आपको एक्स मिल गया, बी का एक्स। तो अब ए बी डिस्टेंस दिया हुआ था, ए बी डिस्टेंस का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आगे। इसके इसमें समझने वाला काम ज्यादा था, करने वाला काम कम था। ठीक है, आंसर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC is a triangle with AB equal to 1, AC equal to 3 and BAC 90 degree. BAC is 90 degree. BAC is 90 degree. AC is 3 and AB is 1. अब रफ स्केच है, उसमें मत जाओ, बराबर लग रहे हैं दोनों, बट ठीक है, 1 और 3 है। A circle of radius r greater than 0 touches the sides ABAC and also touches the internally the circumcircle of the triangle. तो आपको ये समझना है इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा, तो एक ऐसा सर्कल है जो इस साइड को टच कर रहा है, इस साइड को टच कर रहा है, और सर्कम सर्कल को भी टच कर रहा है। लग नहीं रहा सर्कल, फिगर ऐसी बनेगी। अ सर्कल टचेस साइड्स ए बी ए सी और ऑल्सो टचेस द सर्कम सर्कल, ये तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब आपको बताना है सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस आर है, तो वो आर फाइंड करना है। तो बेटा सिंस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है तो आपको इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, तो यहाँ पे आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। आपको इसको अज्यूम करना पड़ेगा एक्स एक्सिस और इसको अज्यूम करना पड़ेगा वाई एक्सिस। और ए पॉइंट आपका हो जाएगा 0,0, सी पॉइंट आपका हो जाएगा 3,0 क्योंकि ये डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, बी पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1। और आपको सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे मिलेगी, सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल इज, जिसके लिए ये डायमीटर है, तो डायमेट्रिक फॉर्म यूज करके आप सर्कम सर्कल फाइंड कर सकते हो। बट आपको सेंटर चाहिए होगा क्योंकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। अब
जो अंदर वाला सर्कल है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को, चेक करो। अगर सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को, तो थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है उसका सेंटर होता है रेडियस कॉमा रेडियस। अगर उसका रेडियस आर है तो सेंटर हो जाएगा आर कॉमा आर और रेडियस आर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है। अगर सेकंड में है तो माइनस आर आर और आर रेडियस आर, पढ़ा हुआ है हमने ये। तो इस वाले सर्कल का सेंटर होगा, जो हमें फाइंड करना है उसका सेंटर होगा आर कॉमा आर और रेडियस होगा आर, बिकॉज इट टचेस बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ द सेकंड सर्कल जो है, जो सर्कम सर्कल है, उसका सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ 0,3 दैट इज 3/2, 0 and 3, और 1 and 0 का मिड पॉइंट 1,2 1/2। तो सेंटर बेटा दूसरे वाले सर्कल का है 3/2 1/2, और रेडियस क्या है, रेडियस है ये लेंथ का आधा, ये डायमीटर है उसका। तो ये लेंथ किसके बराबर है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, जो कि आएगा √10। √10 इज डायमीटर, सो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज आर, कैपिटल आर मान लो, इज √10/2। अब यहाँ पे क्या चीज बची है जो हमें यूज करना है। अगर दो सर्कल्स टच करते हैं एक दूसरे को इंटरनली, तो क्या होता है कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज R1 माइनस R2, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो एक छोटे वाले सर्कल का सेंटर है R कॉमा R और बड़े वाले का है 3/2 1/2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर O1 O2 मान लो। O1 O2 जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आ जाएगा 3/2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस आर का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये O1 O2 होगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। तो दिस शुड बी इक्वल टू बिगर रेडियस दैट इज √10/2 माइनस आर। चेक कर लो, इक्वेशन बन चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कैलकुलेशन बची है। इसमें ओनली अननोन है आर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके आपको आर मिल जाएगा। तो आगे कैलकुलेशन करनी है, यहां तक समझ में आया कि नहीं एक बार कंफर्म करिए, फिर कैलकुलेशन करेंगे। हाँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ सर। तो ये सिंपल है, अब इसका कैलकुलेशन करना है यहाँ से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। अब इसको आराम से प्रॉपरली लिखो, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4, b का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 3/2 इंटू आर क्या होगा, -3r। इसका स्क्वायर ले लिया आपने, इसका स्क्वायर 1/4 प्लस आर स्क्वायर, और 2 इंटू 1/2 इंटू आर इज आर, तो माइनस आर आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जब स्क्वायर किया हमने तो क्या लिखेंगे इसको, 9/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 10/4, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, -3r माइनस आर -4r प्लस 10/4, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर। और दूसरे साइड a माइनस बी होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, 10/4 प्लस आर स्क्वायर -2 इंटू √10/2 इंटू आर, तो √10r। तो इस तरफ आएगा 10/4 प्लस आर स्क्वायर -√10r। तो यहाँ 10/4 10/4 कैंसिल हो रहा है, एक आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बच रहा है। और फिर आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू 4 -√10 इंटू आर। तो एक आर भी कैंसिल हो रहा है, तो एक आर की वैल्यू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा आर आ गया 4 -√10। तो इसका आंसर 4 -√10 है। अब ये आपको √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेके कैलकुलेट करके इसको अब 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना था। तो इसमें जो जो नंबर मिले थे, वो जिसने 0.83 लिखा था उसको भी मार्क्स मिले थे, और जिसने 0.84 लिखा था उसको भी मार्क्स मिले थे। ये दो आंसर थे इसके। आसपास क्लोज होने से आंसर मार्क्स मिलते थे, डेसिमल वाला क्वेश्चन था ये। तो 4 -√10, √10 अप्रोक्सीमेटली आपको कितना हो जाएगा, 3.16 या 17 के आसपास लग रहा है। तो इसके हिसाब से √10 की वैल्यू जो इसने ली है वो है 3.16 या 3.17, उसको माइनस करोगे आप 4 में से तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। समझ में तो आ ही गया था, पहले लास्ट कैलकुलेशन थी, सबने बोला था समझ में आ गया है, आगे कैलकुलेशन किया है बस यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये समझना है, लेट जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन 0
एंड G1 G2 GNB एन सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर, सभी रेडियस बराबर रेडियस के आर वो भी ग्रेटर देन 0. सपोज ईच वन ऑफ द एन सर्कल्स टचेस द सर्कल G1 एक्सटर्नली ऑल्सो फॉर I इक्वल टू 1 to n-1 सर्कल्स GI टच. अब आपको n सर्कल्स दिए हुए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, छोटे छोटे सर्कल हैं बहुत सारे, हाँ ये सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं n सर्कल्स. और लास्ट में उसने ये भी लिखा है कि ये जो nth सर्कल है, जैसे आपने मान लो इसको फर्स्ट सर्कल लिया, ये सेकंड, या ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो या ऐसे मूव कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये nth सर्कल हो जाएगा. तो nth सर्कल भी फर्स्ट सर्कल को टच कर रहा है. तो बेसिकली इसमें डायग्राम ऐसा बनेगा, एक बड़ा सा सर्कल है और इसके ऊपर n सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऑफ स्मॉल रेडियस r, ऐसा कुछ. Recording in progress. ठीक है, तो ऐसा है, ये कैपिटल आर है. अब आपको यहाँ पे ये समझना है, ये कह रहा है यहाँ पे कि सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब यहाँ पे इनमें रिलेशन क्या होगा, आर और आर, इन सभी का रेडियस स्मॉल आर है और ये वाले बड़े वाले का आर है. तो बेटा अगर आप इस आर को ज्वाइन करते हो, अब आप क्या करो, सभी सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दो. तो सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन करते जाओगे तो एक पॉलीगन जैसा बनेगा. अब आपका जो पॉलीगन की साइड है वो होगी आर प्लस आर, 2r. ये एक हो गया, ये दो हो गया, दो सर्कल में एक आया, एक आया, दो सर्कल में ऐसे आया, तो ये बेसिकली एन साइडेड पॉलीगन बनेगा. तो अगर आपको कोई एन साइडेड पॉलीगन रहता है, मान लो मैं 6 का पॉलीगन लेता हूं, तो उसका सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ सभी साइड्स को, ये साइड, ये साइड, ये ये यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा 2π/6. चेक करो, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सारे थीटा एंगल है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 थीटा है यहाँ पे. तो 6 थीटा की वैल्यू 2π के बराबर होगी, तो थीटा जो है वो 2π/6 आएगा. तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूं ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है वो, बिकॉज इट इज एन साइड, 6 की जगह n है तो n आ जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2π/n. अब आप आपको इससे ऐसे देखना है, ये एक आपने ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो आप ऐसे गए और ऐसे गए, ये आया. ये वाली साइड लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा स्मॉल आर है और इसके आगे सॉरी कैपिटल आर है, इसके आगे स्मॉल आर है, तो ये वाली साइड हो गई आर प्लस आर. और ये 2r है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा अगर आप लेते हो तो ये r हो जाएगा. और आधे को जब आप इससे ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल 90 हो जाएगा. ये एंगल हो जाएगा 2π/n का आधा. ये टोटल 2π/n है, तो क्या ये π/n होगा. ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या. तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया ऐसा, स्मॉल आर, हाइपोटेन्यूज r प्लस आर, ये 90 डिग्री और ये π/n. क्या ये चीज समझ में आई. अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा. ये एंगल 2π/n कैसे है, फिर उसका आधा ये π/n कैसे है, ये समझना था आपको. बिकॉज ये सभी को ज्वाइन करके एक एन साइडेड पॉलीगन बनेगा. अगर एन साइडेड पॉलीगन बनेगा तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, थीटा, दैट इज 2π/n. क्योंकि 6 के लिए आप प्रूव कर सकते हो दिस थीटा प्लस दिस थीटा, मतलब एन थीटा की वैल्यू 2π के बराबर हो जाएगी, सारे थीटा ऐड करोगे तो. ऐसे थीटा कितने आ जाएंगे, एन आ जाएंगे, सबको ऐड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा 2π के बराबर हो जाएगा. तो थीटा की वैल्यू 2π/n, उस 2π/n का आधा हो जाएगा बाय सिमेट्री π/n. तो ऐसा डायग्राम आएगा. यहां से आपको पता लग रहा है r प्लस आर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर इज कोसिकेंट थीटा. ये रिलेशन आने के बाद क्वेश्चन हो जाएगा. क्या यहां तक क्लियर है. हाँ सर. चलिए, तो ये क्लियर है. अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑप्शन वाइज. अब फॉर्मूला बन गया, बस यही फॉर्मूला है, इसको इससे क्वेश्चन करना है. तो अब मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं. r/r प्लस r/r इज कोसिकेंट π/n, कोसिकेंट π/n. ये हो गया 1, तो r/r हो गया कोसिकेंट π/n -1, और स्मॉल r को यहां उधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू दिस. ये रिलेशन आ गया. इसको यूज करते हुए चारों ऑप्शंस देखने हैं. ठीक है, बस यहीं तक समझना था. अब कैलकुलेशन है सारी, अब सब कैलकुलेशन है. अब इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 4 देन √2 - 1 इंटू r इज लेस देन r. पहला ऑप्शन ये कह रहा है. n की वैल्यू 4 डालेंगे, यहां पर डालेंगे बेटा 4,
तो आर हो जाएगा आपको किसके बराबर, कोसिकेंट पाई/4 -1 × आर। कोसिकेंट पाई/4 होता है √2। तो आर जो हो गया वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो गया, √2 -1 × आर के बराबर हो गया। तो आर इज, ये छोटा दिया हुआ, ये बड़ा दिया हुआ, जबकि दोनों बराबर आ रहे हैं। ए इज रॉन्ग। समझा क्या ये? ठीक है। हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है इफ n = 5 देन r इज लेस देन r। अब n की वैल्यू 5 डालते हैं तो r हो जाता है कोसिकेंट पाई/5 -1। कोसिकेंट पाई/5 होता है, पाई/5 होता है 180/5, 36 डिग्री। अब मुझे पता है कि cos 36 की वैल्यू पता है मुझे क्या होती है, √5 + 1/4। तो अगर मैं 36 का ट्राइंगल बनाऊंगा तो उसमें मेरा ये होगा √5 + 1 होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे कोसिकेंट निकालना है तो मुझे साइन निकालना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर कितना आएगा वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दिस माइनस दिस, इसका स्क्वायर 4² 16 माइनस √5 + 1 का होल स्क्वायर, ये इस साइड की स्क्वायर की लेंथ ही आएगी। अब इसको आप ओपन करोगे, 16 माइनस a + b होल स्क्वायर 5 + 1 माइनस +2 √5। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 16 माइनस 6 10 -2 √5। तो ये वाली साइड आ जाएगी बेटा 10 -2 √5। यानी कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसिकेंट पाई/n हो जाएगा 4/10 -2 √5 -1 इंटू आर इज कैपिटल आर। अब ये कैलकुलेट करना है आपको। तो आप बेसिकली इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके चेक करके देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा कि क्या आ रहा है। 10 है ये, √5 अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं। तो 2 × 2.2 4.4। 10 में से 4.4 माइनस किया कितना आएगा, 5.6। 4/5.6 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 40/56। दैट इज 4 से गया कितनी बार में, 10 टाइम्स, और 56 गया 14 टाइम्स। 5/7, 5/7। एक मिनट, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, रुको सर रुको। वो √10 -2 √5 होना चाहिए। अच्छा, अंडर रूट होना चाहिए इसका, सॉरी सॉरी बेटा, हाँ गड़बड़ की है मैंने यहाँ पे। तो अंडर रूट होना चाहिए, कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 5.6 ना। हाँ, हाँ 4/√5.6। √5.6 इज 4.9, नहीं सॉरी 56। हाँ 5.6 मतलब 5, सॉरी 5 के, इसके पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये होता है √4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो किसके आसपास है, 2 के आसपास है, तो ये आप 2.2 मान लो। तो 2.2 मानोगे तो 1.8 टाइप का हो गया, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मतलब ये नंबर 2 से छोटा हो जाएगा। तो 1.8 -1 करेंगे तो 0.8 r, तो r इज इक्वल टू 0.8 r। तो ऑब्वियस है कि r ज्यादा बड़ा है। अगर r की वैल्यू 1 रखोगे तो स्मॉल r 0.8 आएगा ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये स्मॉल r बड़ा है, कैपिटल R छोटा है, बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है r इज लेस देन r, है ना। ठीक है, हम्म। तो ये भी गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट कर सकते थे आप, मतलब आप यहीं पे इसको अप्रोक्सीमेशन ले लो, फिर 4² में से ये स्क्वायर घटा के ऐसे भी कर सकते हो। पर ठीक है, एग्जैक्टली लेके भी कर सकते थे। तो ये आ गया, तो ऑप्शन वाइज चेक करने में टाइम लगेगा, एडवांस का सवाल है इसलिए। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन में n की वैल्यू 8 दी हुई है। तो सी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 8 के लिए दिया हुआ है √2 -1 × r इज लेस देन r। सी ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो r जब आप 8 डालोगे तो आ जाएगा कोसिकेंट पाई/8 -1 × r। व्हाट इज कोसिकेंट पाई/8, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री। अगर कोसिकेंट पाई/8 की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या पता होता है पाई/8 के बारे में, tan 22.5, tan पाई/8 होता है बेटा √2 -1, या 1/√2 + 1। ठीक है, तो अगर पाई/8 का ट्राइंगल बनाएंगे तो ये 1 होगा, ये √2 + 1 होगा, तो ये वाली साइड आपको मिल जाएगी। 1² + √2 + 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा।
वो आएगा 1 + 2 + 1 + 2√2, ऐड करके हो जाएगा 4 + 2√2, इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा। 4 + 2√2 कितना हो गया, 2 × 1.4, 2.8, 4 + 2.8, 6.8, 6.8 का रूट अंडर रूट माइनस अगेन। वन चाहिए। हाँ कितना आएगा बोलिए, 2 पॉइंट समथिंग, 2.9 के आसपास है ना, 2.5, 5 से ज्यादा है, 2.6 मान लो। तो 2.6 ये हो गया, और इसका आपका ये 1 है, तो कोसिकेंट हो गया 2.6 के आसपास। तो 2.6 - 1 r, मतलब r = आ रहा है 1.6 r के बराबर, ऐसा मान सकते हो। तो r अगर आ रहा है 1.6 r के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे r की वैल्यू 1.6 r, r कैंसिल, √2 होता है 1.4 - 1, 1.4 - 1 इज 0.4, 0.4 इज डेफिनेटली लेस देन 1.6, therefore ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ी कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है बेटा, एंगल्स थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बट उनके बारे में ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है, π/8, tan π/8 की वैल्यू नहीं याद तो ये नहीं कर पाओगे। tan π/8 ये होता है या ये होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, है ना थोड़ी सी। cos 36 आना चाहिए, 36 यूज हुआ था इसके पहले। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन चेक करेंगे, n12। अब अगला एंगल अच्छा है, π/12 क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो डी ऑप्शन के लिए n को 12 लेना है, तो डी ऑप्शन के लिए आप n को 12 लेंगे तो आ जाएगा आपका रिलेशन r = कोसिकेंट π/12, 180/12, कोसिकेंट 15 - 1 × r, सॉरी स्मॉल r। कोसिकेंट 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 याद है, √3 - 1/2√2, ये होता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसको भी कर लो, ये होता है 1.7 - 1 तो 0.7 हो गया, और 2√2 हो गया आपका कितना, ये तो बड़ा अच्छा नंबर आ गया, 2.8 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 1/4 आ गया, तो यानी 4 आ गई ये वैल्यू। तो r = 3r आ गया, मान लो r = 3r। अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, √2 × √3 + 1 × r इज ग्रेटर देन r। तो r की वैल्यू आप यहाँ डाल दो 3r, और चेक करो ये इनइक्वालिटी सही है कि गलत है, r कैंसिल, √2 हो जाएगा 1.4 × 1.7 + 1, तो 1.4 × 2.7 विल डेफिनेटली बी मोर देन 3, होगा ना, होगा कि नहीं, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, ज्यादा आएगा 3 से, है ना, नहीं तो कर सकते हैं, 27 × 14 करिए, 28, 8 2 10 108, 27, देखो 8378 आ रहा है, तो 3.78 मोर देन 3, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी एंड डी ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला सिंपल सा था, एक फॉर्मूला आ गया, उसके बाद चारों केसेस में कैलकुलेशन काफी सारी है, एडवांस का प्रॉब्लम है बस, इसलिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी क्वेश्चंस में ऐसा है जिसमें कंसेप्ट सिंपल सा है, बट कैलकुलेशन चारों बार करके आपको चेक करना है कौन सा सही ऑप्शन। All right, but the next question. Consider a triangle whose two sides lie on the x-axis and x plus y plus 1 is equal to 0. Two sides, थर्ड साइड, ये लाइन है x एक्सिस मतलब y = 0, और ये है x plus y plus 1 is equal to 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y को 0 डाल दिया तो x कितना आ गया, -1, तो ये मान लेते हैं -1, 0 है, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 1, 1, ऑर्थो सेंटर मतलब जहां पे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों ऑल्टीट्यूड्स, दिस इज ऑर्थो सेंटर H विच इज 1, 1, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब बेसिकली अगर आपको ये दोनों वर्टिसेस मिल गए तो आपको इसके सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल सर्कल की इक्वेशन चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि आपको बाकी दोनों वर्टिसेस फाइंड करने हैं अगर, तो ये वाला आपको पता है कि ये जो वाला वर्टेक्स है बी, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका वाई तो 0 है, तो इसको मान सकते हो सम x1, 0। अब ये x1 भी फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे? दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप इज -1। तो इन दोनों पॉइंट से स्लोप क्या आएगा? 1 - 0/1 - x1। ये स्लोप आ गया 1/1 - x1। इस लाइन का स्लोप आ गया। इस लाइन का स्लोप क्या है? -1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? 1। तो 1 से इक्वेट किया तो 1 - x1 = 1। ठीक है, तो x1 क्या आया? 0 आया। तो आपको ये वर्टेक्स मिल गया 0,0। समझ में आया बेटा? ये क्लियर है? हाँ सर। एक्स हाँ एक्सिस सर। पे y 0 हो गया, सिर्फ आपको x फाइंड करना था। कैसे फाइंड किया x? दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप इज -1। इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1 हो गया। तो स्लोप आपने कैसे लिखा? y2 - y1। ये आपको पता नहीं था, x1 एक्चुअली लिया था आपने। तो 1 - 0/1 - x1, इसको 1 डाला तो x1 0 आ गया। ठीक है, चलिए। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है? दूसरा जो है वो इसमें लाई कर रहा है। तो मान लो मैंने x को मान लिया अल्फा, तो x + y + 1 = 0। इसका मतलब अगर मैंने x को अल्फा डाला तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? -1 - अल्फा। x को x1 डाल सकते थे, मैंने अल्फा डाल दिया तो क्या आया? तो आपको बस एक ही चीज फाइंड करनी है ना, अल्फा आया तो दोनों मिल जाएंगे आपको, बिकॉज ये इस लाइन पे लाई कर रहा है इसलिए इजी हो जा रहा है। अब क्या करना है? फिर से ऑर्थो सेंटर वाला कंसेप्ट। ये लाइन है किसके परपेंडिकुलर? y x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? इसकी स्लोप अगर 0 है तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी। अगर इसकी स्लोप इन्फिनिटी है तो इसका स्लोप का डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो जब आप y2 - y1 करोगे उसकी जरूरत नहीं है, x2 - x1 शुड बी 0। तो अल्फा -1 शुड बी 0। वाई? बिकॉज 0 लाइन के परपेंडिकुलर का स्लोप इनफाइनाइट होता है। और स्लोप क्या होता है? y2 - y1/x2 - x1। ये स्लोप इन्फिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको x2 - x1 देखना है। तो दिस -1 इज 0, सो अल्फा इज 1। तो अल्फा को 1 डाला आपने तो -1 - 1 ये -2 हो गया। समझ में आया ये भी? हाँ। अब एक सर्कल है जो तीनों से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से। सर्कल को मान लेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सिंस द सर्कल पासेस थ्रू 0,0, तो 0 डाला, 0 डाला, 0 डाला, c 0 आ जाएगा, c गायब हो गया। सर्कल इक्वेशन यार। अब सर्कल पासेस थ्रू -1, 0, तो x को -1 डाला तो -1 का स्क्वायर 1, y 0। x को 1 डाला, सॉरी -1 डाला तो -2g, y फिर से 0 = 0। इससे आता है 2g = 1। तो 2g की वैल्यू 1 डाल दी वहां, तो 1x आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है यूज करना? सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो सर्कल पासेस थ्रू 1, -2, तो 1 डाला, -2 का स्क्वायर 4। x को फिर से 1 डाला प्लस 2f × y। y क्या है? -2। 4 + 2 6, 6 - 4f = 0। 4f = 6, सो 2f = 3। 2f की जगह 3 डाल देंगे, आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी। फोर्थ का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हम्म, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए एक पैराग्राफ है। ये ठीक सवाल है, देखिए जरा ध्यान से, आराम से करना है इसको समझ के। ठीक है, टाइम लगेगा इसको करने में, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an = 1/2 power n - 1, where n = 1 2 3 so on till जहां जहां तक भी जा रहा है। लेट s0 भी = 0। आपको ये दिया हुआ है कि s0 = 0 है। ठीक है, एंड Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये जीपी है,
इसका पहला टर्म क्या है, n को 1 डाला तो पहला टर्म आएगा 1/2 पावर 0, दूसरा टर्म आएगा 1/2 पावर 1, तीसरा टर्म आएगा 1/2 पावर 2, और nth टर्म आएगा 1/2 पावर n-1। तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो हाफ है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 1 माइनस 1/2। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सॉल्व करते हुए। तो 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो Sn आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2 पावर n, या लिख सकते हो ऐसे 1 माइनस, सिर्फ डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 का पावर n तो 1 ही रहेगा, तो ये आपका Sn हो जाएगा, ये Sn है। ठीक है, S0 उसने पहले ही बता दिया है, n को आप जीरो नहीं डाल सकते, और वैसे भी अगर जीरो डालोगे तो यहाँ जीरो डालोगे तो ये 1 - 1 जीरो ही आ जाएगा, तो S0 जीरो आ जाएगा। पर बट जीरो जीरो टर्म सीरीज का होता नहीं है, इसलिए उसने अलग से बताया हुआ है कि S0 की भी वैल्यू है 0। किसी भी सीरीज का टर्म अगर सम ऑफ टर्म्स निकालोगे तो S0 का मतलब वैलिड नहीं है, n को आप जीरो नहीं डाल सकते, बिकॉज सम ऑफ 1 टर्म होता है, सम ऑफ 2 टर्म्स होता है, सम ऑफ 3 टर्म्स होता है, इससे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इसके बाद, इसको यहाँ तो पे जीपी की कहानी खत्म हो गई, अब सर्कल की कहानी शुरू होगी। लेट सी एन डिनोट द सर्कल विद सेंटर Sn-1, 0। एक सर्कल है Cn, तो उसका सेंटर क्या है Sn-1, 0। मतलब सर्कल का सेंटर है 2 × 1 - 1/2, Sn की जगह Sn-1 लिखना पड़ेगा बेटा, ये है कॉमा 0। तो अगर आप पहला सर्कल लेते हो C1, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, C1 का मतलब क्या हो जाएगा, C1 का मतलब होगा सम ऑफ जीरो टर्म्स, 1 डालोगे तो 0 होगा, तो पहले वाले सर्कल का सेंटर होगा 0, 0। ठीक है, इसलिए S0 दिया हुआ था। C1 जब अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला सर्कल आएगा तो n-1 0 हो जाएगा कि नहीं, S0 0 दिया हुआ है, पहले सर्कल का सेंटर ये हो गया। सेकंड सर्कल का सेंटर क्या होगा, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स n-1 और 2 - 1 S1। व्हाट इज S1, सम ऑफ वन टर्म, जीपी क्या है 1 + हाफ + 1/4 ऐसे जा रहा है जीपी, तो सम ऑफ वन टर्म इज ओनली 1, तो सेकंड सर्कल का रेडियस सेंटर है 1, 0। थर्ड सर्कल का क्या सेंटर होगा, ये दो टर्म्स का सम, तो थर्ड सर्कल का सेंटर आ जाएगा 3/2, 0। इसके आगे भी जाना है तो तीन टर्म का सम आ जाएगा, ऐसे करते करते Cn आपका कुछ Sn-1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सबके सेंटर है, सेंटर सबके आपने लिखे हुए हैं, Cn का सेंटर आपको दिया हुआ है ये। अब रेडियस क्या है, रेडियस An है, An क्या है, An ये है, An का फॉर्मूला ये है। तो पहले सर्कल में मैंने आपने n की वैल्यू 1 डाली, तो n की वैल्यू आपने 1 डाली तो क्या आया 1/2 पावर 0, यानी पहला टर्म आ रहा है। पहले वाले सर्कल ये A1 A2 A3 ऐसे चल रहा है, बहुत इजी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये टर्म नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस 1 है, दूसरे का हाफ है, तीसरे का 1/4 है, ऐसे करते करते 1/2n-1। तो इसको, इससे आपको पता लग रहा है कि सर्कल जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, रेडियस 1 से शुरू हो रहा है, हाफ, रेडियस आधा होता जा रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका, और फिर कुछ dn दिया हुआ है, तो dn डिनोट द सर्कल विद सेंटर Sn-1, Sn-1 वो है। अब dn का यूज क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है, तो dn वाला पार्ट अभी भूल जाओ, dn की जगह सेंटर्स का है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कंसीडर m विद r इज इक्वल टू दिस। अब m क्या है, व्हाट इज m, कंसीडर m मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1025/513, स्लाइटली दो से ज्यादा, 512 का डबल होता है, या 513 का डबल, अच्छा दो से थोड़ा कम है शायद ये, हाँ 513 का डबल हो जाएगा 1026 ना, हाँ ठीक है, तो दो से थोड़ा कम रेडियस है इसका, और इन सभी सर्कल से ये बड़ा सर्कल है। अब ये कह रहा है ये जो सर्कल है, लेट के बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल सी एन दैट आर इनसाइड एम। इस बड़े सर्कल के अंदर कुछ सर्कल्स हैं, एन सर्कल्स जो जो अंदर हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कल्स कितने होंगे, और फिर उसके बाद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब एम एक सर्कल है, अब आपको सर्कल के सेंटर्स याद रखने हैं, क्या है
एक बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस ये दिया हुआ है, सेंटर मान लेते हैं ये है, ऐसा कुछ। अब 0 0 0 फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, ऐसा। फिर थोड़ा बड़ा बड़ा मान लो, रेडियस 1 है इसका। फिर दूसरा सर्कल जो है, अब दूसरा सर्कल, अब ये 0 0 है तो ये 1 0 है। अब चेक करो, 1 0 सर्कल पे लाई करेगा। अब चेक करो, पहले वाले सर्कल का सेंटर था 0 0 दूसरे वाले का 1 0 था। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि दूसरे वाले का सेंटर जो है वो पहले वाले पे लाई कर रहा है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और उसका रेडियस कितना है, हाफ। और उसके बाद आ गया 1/2 0। तो 1/2 0 इस पे लाई कर रहा है। तीसरे वाले का क्या था, 1/2 0 ही था। नहीं, तीसरे वाले का क्या था बेटा, एक मिनट, सेंटर क्या था, 3/2, 0। 3/2, 0। सॉरी, तो वन में 1/2 ऐड करोगे तो 3/2, 0 ही आएगा ना। तो ये वाला पॉइंट 3/2, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आप यहां से समझ पा रहे हो कि सर्कल्स कैसे हैं। पहला बड़ा सर्कल है, दूसरा वाला जो है उसका सेंटर 1, 0 इस पे लाई कर रहा है। अब 1 से हाफ आगे बढ़े तो 3/2, 0 आ जाएगा। तीसरे का सेंटर इस पे लाई कर रहा है, चौथे का सेंटर तीसरे वाले पे लाई कर रहा है, ऐसे सर्कल चलते चले जा रहा है। ये चीज समझनी है हमें। तो ऐसे ऐसे करते करते सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं, और फिर लास्ट में यहाँ पे कोई एक सर्कल आ गया, CN आ गया। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये सारे एम, इसके रेडियस की वैल्यू अगर मैंने यहां से यहां तक ली, तो इसके रेडियस की जो वैल्यू है ये डिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन ऑल द सेंटर्स क्या होगा यहां से यहां तक अगर लेंगे तो NH सर्कल का जो सेंटर आएगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से प्लस NH सर्कल का रेडियस उसके बराबर होगा। मतलब यहाँ हाँ। से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है NH सर्कल का, SN-10। तो क्या ये डिस्टेंस SN-1 हो गया, 0 0 से SN-10 का डिस्टेंस SN-1 ही होगा ना बेटा। और लास्ट में जो बचा वो क्या होगा, लास्ट सर्कल का रेडियस। तो लास्ट सर्कल का रेडियस क्या है, AN है, ये है रेडियस। तो इसका मतलब आया SN-1 प्लस 1/2 पावर n-1, इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, बिकॉज ये सभी इनसाइड दिस सर्कल है, इसलिए। ये पार्ट समझ में आया तो फिर हो जाएगा सवाल, समझ में आया क्या ये क्लियर है ये। बेटा ओरिजिन से फाइंड करना है पहले सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस, तो जो सेंटर का डिस्टेंस है वही, जो सेंटर है वही डिस्टेंस हो जाएगा ना, ऐसे SN-1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, SN-1 के बराबर ना, क्योंकि ये इसका सेंटर, नेक्स्ट सर्कल का सेंटर ये होगा। तो 0 0 से SN-1 का डिस्टेंस क्या होगा, SN-1 बहुत सिंपल है। और लास्ट में जो बचा हुआ टर्म है वो क्या है, वो रेडियस के बराबर है इसका। और रेडियस क्या दिया हुआ है, NF का ये। तो ये दो सम इसके बराबर है। अब आपको SN-1 का फॉर्मूला लिखना है, क्या है SN-1, ये लिखा हुआ है। इसमें यहाँ n-1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1/2 पावर n-1, ये SN-1 हो गया, प्लस 1/2 पावर n-1 इज लेस देन 1025/513। इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ से फिर और भी कुछ चीजें मिलेंगी। चलो रुक जाते हैं, क्या है ये। तो यहां से पता लगेगा कि कितने सर्कल मैक्सिमम हो सकते हैं। तो n इज द नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल, तो वो n निकालना है। तो इसको हटा दूं, अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 2 × 1 2 माइनस 2 × दिस नंबर, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर n-1, या लिख सकते हो 2/2 पावर n-1 प्लस 1/2 पावर n-1। ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। 2 पावर n-1, यहाँ आएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2 पावर -1 n-1। ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा इज लेस देन 1025/513। दो इस नंबर से बड़ा है, तो 2 माइनस दिस इधर ले जाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तो 2 - 1025/513 विल बी लेस देन 1/2 पावर n-1। 513 into 2, 1026 minus 1025, 1/513 is less than 1/2 पावर n-1। अब इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, 513 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2 पावर n-1। आपको पता है 2 पावर 9 की वैल्यू 512 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। क्योंकि जैसे ये 10 हो जाएगा ये 1024 बन जाएगा, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है n-1 की, 9। यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो n = 10 आ गया।
अब ये n की जगह लिखा हुआ है कि ये k है, तो ये लिखा हुआ है इसने लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स दैट आर इनसाइड m। तो ये n नहीं है एक्चुअली में, ये k है, तो k आपको मिल गया बेटा। तो बेसिकली आपको पता लग गया कि ऐसे 10 सर्कल हैं इनसाइड दिस। अब ये दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, लेट L बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीज k सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। अब चेक करो, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरा सर्कल ऐसे जा रहा है और चौथा सर्कल ऐसे जा रहा है। तो दो सर्कल जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो है 1 और 3, 1, 3, 5 ऐसा जाएगा। ऑड नंबर ले लो आप, 10 सर्कल है तो 1 और 3 नॉन इंटरसेक्टिंग है, 5 भी नॉन इंटरसेक्टिंग है, 7 भी है, फिर 9 भी है, 5 ऐसे सर्कल होंगे। या फिर आप 2 ले लो, सर्कल नंबर 2 इज नॉट इंटरसेक्टिंग विद सर्कल नंबर 4, नॉट विद 6, नॉट विद 8, नॉट विद 10। तो 5 ऐसे आ रहे हैं, 5 ऐसे आ रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विल बी 5। तो एल की वैल्यू आ गई 5। अब के 10 है और एल 5 है, इसके बाद 5 ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। k प्लस 2l इज इक्वल टू 22 पहला ऑप्शन है। चेक करो इसमें मोर देन वन करेक्ट है, एक ही करेक्ट होगा, पैराग्राफ है इसलिए। तो k प्लस 2l कितना आ रहा है, 10 प्लस 10 22, 10 प्लस 10 इज नॉट 22, रॉन्ग। बी ऑप्शन 2k प्लस l इज 26, 2k हो गया 20 प्लस 5 इज 25, 25 इज नॉट इक्वल टू 26, बी गलत। सी 2k प्लस 3l इज इक्वल टू 34, 2k मतलब 20, 3l मतलब 15, 20 प्लस 15 35 इज नॉट इक्वल टू 34, तो डी बचा, वही करेक्ट होना चाहिए। 3k प्लस 2l इज 40, 3k 30, 2l 10, 40, तो डी करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, क्लियर है। जीपी को कंबाइन किया हुआ है सर्कल के साथ, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, बट इसके दो पार्ट्स हैं, अभी एक ही पार्ट हुआ है, थोड़ा काफी लेंथी सवाल है। ये पार्ट क्लियर है या कुछ रिपीट करना है बताओ। क्लियर। क्लियर है, गुड, ठीक है। चलिए बेटा, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, उसमें भी इंफॉर्मेशन यही सब है। आपको अब क्या मिला हुआ था, एस एन लिखा हुआ था और ए एन लिखा हुआ था, ये दोनों लिखा रख देते हैं। बाकी फिर आगे देखते हैं, अगले पार्ट के लिए कुछ डीएन की जरूरत पड़ रही है, व्हाट इज डीएन, ये सब देखना पड़ेगा। अब अगले पार्ट के लिए लिखा हुआ है, लेट एंड डी एन डिनोट द सर्कल विद सेंटर SN-1, SN-1 एंड रेडियस AN। तो एक सर्कल है बेटा DN बोल रहे, पहले CN बोल रहे थे पिछले पार्ट में, अब एक नया सर्कल ले लिया है, उसका सेंटर है SN-1, SN-1 और रेडियस क्या है, रेडियस इज सेम एज द प्रीवियस केस, रेडियस वही है, AN के बराबर है, ठीक है। तो D1 यानी पहला सर्कल क्या हो जाएगा, जिसका सेंटर होगा 0,0, ऑब्वियस है, S0 दिया हुआ था, 0, 0। अच्छा, अब SN-1, तो SN-1 क्या होगा आपको, पहला वाला टर्म अगर आप डालते हो तो पहला टर्म आता 1, दूसरा टर्म आता 1/2, ठीक है। तो सब SN-1 जब आप 2 टर्म्स डालेंगे, तो सॉरी 2 टर्म्स डालेंगे, तो 2 डालेंगे तो SN-1 आएगा, मतलब 1 आएगा, तो दूसरे का ये हो जाएगा, सॉरी 1,1 हो जाएगा, 0,0 से 1,1 हो जाएगा। अब अगला वाला जब आप लोगे तो 1 प्लस हाफ ऐड करना होगा, तो उसका सेंटर होगा 3/2, 3/2, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, फिर सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा, तो ये ऐड करके आएगा 3/2 प्लस 1/4 आपका क्या होता है 10/4, तो 10/4 यानी 5/2, 5/2, 5/2 ऐसे चलता जाएगा, और फिर nth सर्कल का रेडियस ऐसा होगा। अब आप चेक करो कि ये जो सेंटर्स हैं सर्कल के, वो लाई करना है ऑन द लाइन y इक्वल टू x, 0,0 y और x बराबर, 1,1 y, ये दोनों से साफ समझ में आ रहा है y और x बराबर है, तो सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। तो अब बेटा सर्कल कैसा जा रहा है, ये लाइन है y इक्वल टू x, पहला सर्कल ऐसे सेंटर 0, 0, फिर इस तरह से करके आप, उसका रेडियस क्या आ गया, पहले वाले का 1 आया, दूसरे वाले का हाफ आया, तीसरे वाले का 1/4 आया। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, बट यहाँ पे अब सीधा x एक्सिस पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल DN आ गया, इसका सेंटर ये है SN-1। तो 0,0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, SN-1, SN-1, वेरी इजी, तो √2 टाइम्स SN-1, x का डिस्टेंस 0,0 से होता है √2x, चेक कर लो, बहुत इजी है, x² + x² अंडर रूट, तो √2 SN-1 हो गया ये डिस्टेंस। अब ये क्या क्या कह रहा है
दूसरे पार्ट में लेट एम बी सर्कल। अब एक और सर्कल आपको दिया है, पहले में एक अलग सर्कल दिया था, यहाँ पे एक और सर्कल दिया है, रेडियस आर क्या चीज के बराबर है, 2 पावर 199 -1 अपॉन 2 पावर 198, ठीक है, इंटू √2। तो अगर आप देखो तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इसको इससे डिवाइड करो तो ये 2 आता है, -2 पावर 198। अब आप इसको बहुत छोटा नंबर मान सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर मान सकते हो इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है। तो रेडियस अप्रोक्सीमेटली 2 √2 के बराबर है, उससे थोड़ा सा कम है। तो 2 √2, अब सारे सर्कल्स इसके अंदर होने चाहिए, ये कह रहा है। तो अब वही चीज यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ पे अब जो जो पिछले वाले में SN-1 था वो बन गया √2 SN-1, और लास्ट वाला रेडियस क्या बन गया, दैट इज ए, लास्ट वाला रेडियस हो गया AN। दिस नंबर हैज टू बी लेस देन, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिमिलर है दोनों एक तरीके के, बस वैल्यू अलग अलग डाली होगी। कंसेप्ट सेम है दोनों में, जो पिछले में यूज हुआ है वही होगा, बट यहाँ पे सिंस लाइन ऐसी थी तो डिस्टेंस अलग आ गया, एक √2 का फैक्टर आ गया बस। दूसरे पिछले वाले में ये आया था और ये वैल्यू अलग थी, इंटू √2। अब ये बोल रहा है कि आप बताओ कि नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स दैट आर इनसाइड। अब बस सिर्फ ये फाइंड करना है कि कितना एन की वैल्यू क्या पॉसिबल है मैक्सिमम। तो अब आपको यहाँ पे एन भी लिख लेना है, व्हाट इज एन, और एसएन भी लिखना है, व्हाट इज एसएन, SN-1, सॉरी, SN-1 हो जाएगा पिछले को क्वेश्चन की तरह, 2 × 2 1 - 1/2 पावर n-1। अब आराम आराम से इसको ऐड करते हैं, ओपन करते हैं, 2 √2 × 1, तो 2 √2 -2 √2/1/2 पावर n-1 प्लस 1/2 पावर n-1। इन दोनों में कॉमन लिया 2 पावर n-1, तो ये आता है 1 - 2 √2/दिस। यानी या फिर आप इसको माइनस कर सकते हो, नेगेटिव नंबर, ये हो जाएगा 2 √2 -1, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास अब इनइक्वालिटी आ जाएगी। 2 √2 में से आप एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एंड व्हाट इज दैट पॉजिटिव नंबर, 2 √2 -1 अपॉन 2 पावर n-1। दिस इज हैज टू बी लेस देन 2 पावर 199 -1/2 पावर 198 इंटू √2। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ यहां से, इस ब्रैकेट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आता है दिस बाय दिस आ जाएगा, 2 -1 -1/2 पावर 198 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 अपॉन 2 पावर 198। अब ये 2 √2, ये √2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 √2 -1/2 पावर n-1 मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, ये हट गया, ये माइनस हट गया, √2/2 पावर 198 से ऐसा, ठीक है। तो यहां से आपको अब ये पता लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करो, इस √2 को यहाँ ट्रांसफर कर दो और 2 पावर n-1 को यहाँ ले जाओ। अब इसको डिवाइड करते हो, 2 √2 बाय √2 तो आएगा 2, और -1/√2 इज ग्रेटर देन 2 पावर n-1/2 पावर 190। अब आप सोच के बताओ, ये नंबर अगर 2 से छोटा है, 2 से छोटा आ रहा है ये, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। अरे 2 से पहले वाला इंटीजर क्या आएगा, 2 तो आ नहीं सकता, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो 2 के पावर में ही आएगा ना। तो 2 का पावर 0 होता है, फिर 2 का पावर 1 होता है, फिर 2 का पावर 2 होता है, तो ये कैसे शिफ्ट करेगा, या तो ये 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा। अगर ये वैल्यू इससे छोटी होनी है तो क्या 2 हो सकती है, नहीं हो सकती ना, 2 से कम है ये, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू 1 हो जाए। 1 कब होगा, जब ये पावर और ये पावर बराबर हो जाए। तो n-1 इज इक्वल टू 198, तो n की वैल्यू आ जाएगी 199। तो इसका आंसर होगा बेटा 199। क्या समझ गए अच्छी तरह से। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, इसका आंसर होना चाहिए सिक्स का बी। एक बार चेक कर लेते हैं, फिफ्थ का आंसर डी और सिक्स का आंसर, ठीक है। तो लास्ट में किया वो एक बार फिर से। ये कैलकुलेशन हाँ वही। या यहाँ से शुरू um, है। हाँ यहाँ से। हाँ, तो क्या आया था, क्या वाले रिलेशन बताओ क्या आया था।
आपके पास आया था √2 इंटू एस एन माइनस वन प्लस ए एन इज लेस देन दिस नंबर। हम्म इस नंबर को हमने ऐसे लिख लिया था 2 - 1/2 ⁻198 इंटू √2, करेक्ट। और बेटर इज लेस देन 2√2 माइनस √2/2 ⁻198, करेक्ट। यस सर। इधर बेटा एस एन माइनस वन का फॉर्मूला यूज किया, एस एन दिया हुआ है, एस एन माइनस वन हो गया √2 इंटू 2 इंटू 1 - 1/2 ⁻n−1। ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 ⁻n−1। इसको कैलकुलेट करते समय 2√2 माइनस 2√2/2 ⁻n−1 प्लस 1/2 ⁻n−1 इज लेस देन 2√2 माइनस √2/2 ⁻198। दिस एंड दिस कैंसिल, इन दोनों में 2 ⁻n−1 कॉमन लेते हैं तो आता है, माइनस लगा दो यहाँ पे, बाहर आता है 2√2 -1 आता है। पॉजिटिव नंबर करने के लिए इसको नेगेटिव बना दिया, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर माइनस साइन लग जाएगा, है ना। हाँ ओके। तो दिस इज लेस देन √2/2 195 198, सॉरी। अब माइनस माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। हाँ अब आ जाएगा 2√2/2 दैट इज 2 - 1/√2 इज ग्रेटर देन 2 ⁻n−1/2 ⁻198। अब आपको समझना चाहिए कि 2 के पावर में अगर कैंसिल होगा तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे यही चलता जाएगा, या हाफ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको ये समझना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए इसको यहाँ से 1 से स्टार्ट करना होगा। तो 2 - 1/√2 के जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, 1 होगा। हाँ तो उससे और थोड़ी छोटी वैल्यू जाते तो हाफ लेते, उससे और कम जाते तो 1/4 लेते। लेकिन मैक्सिमम का केस क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या लो आप, 1। हाँ क्योंकि 2 के पावर में 2 के बाद जस्ट पावर 1 के बाद क्या आता है, 2 पावर 0 आता है, उसके बाद 2 पावर -1 आता है, फिर 2 पावर -2 आता है ना। हाँ तो इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू ये होनी चाहिए, तो ये वैल्यू इक्वल। बराबर होनी चाहिए। ओके सर। 1 होना चाहिए, मतलब पावर्स इक्वल, हाँ ठीक है। अब क्लियर है। हाँ sir। हाँ, हाँ चलिए ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे एंड करेंगे। फिर आगे मैं कल भेजूंगा क्वेश्चंस, इसके आगे भी हैं सवाल, वो कल करेंगे, कल भी रहेगी क्लास ऐसी, ठीक है। एंड करेंगे इसको अब, ठीक है।